जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष, वेलकम टू 300 हार्ड चैलेंज। जैसा आप लोग जानते हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए हम लोग एक स्पेशल चैलेंज चला रहे हैं जिसमें हम 300 डेज तक डेली 100 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और आज उसका डे है 84। जो लोग भी इस चैलेंज से जुड़ना चाहे उनके लिए मैं बता दूं, नीचे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का, जहां से आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। पुरानी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी और ये डेली हम अपलोड करने वाले हैं, रोज मींस डेली 8 बजे, रात 8 बजे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। सो जो लोग चाहते हैं अब की बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, उन सबको मैं कहना चाहता हूं दैट मस्ट ज्वाइन द चैलेंज एंड डू विथ या डू अवे योर फियर ऑफ द प्रीलिम्स। सो आगे बढ़ते हैं एक एक करके और फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। द पहला क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही हम 100 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी लंबे समय से भी न्यूज में चल रहा भी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये देखना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया था। सेकेंड स्टेटमेंट, इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। इन्वेस्टर विल रिसीव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, ये भी सही है। if the market price of gold decline, investor will be protected against the capital loss, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये सिंपल एक निवेश है, जैसे कि कोई बंदा गोल्ड खरीद के लेना चाहता है, उसका मन ही निवेश करने का है, तो उस आधार पर ये था, तो इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। सो शुरुआती जो 3 पॉइंट है वो सही है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Now the next question, that is question number second, which says consider the following statement। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और select the correct answer given below। करेक्ट आंसर इसमें से निकालिए। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETFs will lead to reduction in import of gold। ठीक है, इसमें इंपोर्ट को रिडक्श करेगा नहीं, ये गलत है। द गवर्नमेंट ETF वैल्यू मूव इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ फिजिकल गोल्ड, ये भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल लीड टू रिडक्शन इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्यों सही है ये वाला? क्योंकि आपको गोल्ड की जगह सिर्फ बॉन्ड में निवेश करना है, इसलिए गोल्ड के इंपोर्ट को रिडक्ट करेगा, इसलिए आपका CH जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम होगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Now the next question, that is question number third। Question number third says which of the following will help in reducing the current account deficit। इनमें से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा चालू खाता घाटा कम करने में मदद करेगा? पहला, adopting suitable policy to attract FDI and FPI। yes it will। इससे क्या होगा? तो भारत का जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट कम होगा। द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज IT सेक्टर, अगर ये बढ़ेगा तो भी होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपका ये आपका FPI उसमें आएगा, जो दूसरा कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है, तो करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। which of the following statement are true regarding shadow banking। शेडो बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, they by and large raise fund from the market। डेफिनेटली ये मार्केट से रेज्ड एक फंड है। सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द एक्टिविटी आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपरली रेगुलेटेड, ये थोड़ा सा दिक्कतमयी है, ये इतना रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट नहीं है। These are mostly नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो जब हम शेडो बैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट पार्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now the next question, that is question number 5, which says enhanced access and service excellence is linked to which of the following। उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग रिफॉर्म से उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा के पूरा एक हमारा एक प्रोग्राम है जिसे हम क्या कहते हैं? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। Now the next question, that is the question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड एम्बेसमेंट स्कीम 2021। एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इट इज एप्लीकेबल टू बोथ बैंक एंड एनबीएफसी बोथ। ये क्या है, एक बैंकिंग रिफॉर्म भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है जो बैंक और एनबीएफसी दोनों के ऊपर क्या है, लागू होगा। सेकेंड, आरबीआई विल अपॉइंट द ऑम्बुड्समैन फॉर द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर एट अ टाइम। नहीं, ये आरबीआई के पास पावर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पावर है। There is a limit to the dispute value that can be brought before the ombudsman। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज द फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इट सेज। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एज वेल एज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये वाला स्टेटमेंट सही है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय लागू किया गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लगभग एक मेजर रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड। ये भी सही है। अवेलेबल टू द ऑनर कल्टीवेटर, टीनेंट फार्मर एंड शेयर क्रॉपर, ये सबके लिए अवेलेबल है। ये स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑल थ्री आर स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड। Question number 8, which of the following category of financial institution are not involved in the implementation of किसान क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की वित्तीय संस्थाएं किसान क्रेडिट कार्ड के कार्यान्वयन में शामिल नहीं है। सो आरआरबी जो है, रीजनल रूरल बैंक, दे कैन प्रोवाइड केसीसी, कोऑपरेटिव बैंक्स कैन प्रोवाइड, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक can provide, but which cannot provide, so non banking financial corporations जो है वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना है, आपने एचबीडी का नाम सुना है, वो सब नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, दे कैन नॉट प्रोवाइड द किसान क्रेडिट कार्ड। Question number 9, which category of financial institution have the highest share in agriculture credit? So सवाल पूछा जाता है, कृषि ऋण में किस श्रेणी के वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। किसकी है, कमर्शियल बैंकिंग की। जो मींस आरआरबी नहीं आता, आरआरबी कोऑपरेटिव बैंक ये सब करती है, परंतु हिस्सेदारी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो कौन है, कमर्शियल बैंक, जिसमें आपका एसबीआई से रिगार्डिंग जितनी भी हमारी कमर्शियल बैंक आती है वो सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। Which of the statement are correct regarding the term bail in? bail in शब्द का संबंध निम्न से कौन से कथन से नहीं है। ठीक है, किससे नहीं है, सॉरी, रेस्क्यूइंग द ऑफ कॉर्पोरेट्स बाय गवर्नमेंट, ये बैल इन होता है। आपने नाम कई बार सुना होगा, जब कॉर्पोरेट की तरफ से कुछ गारंटीज दी जाती है उसे बैल इन कहा जाता है। इस टर्म का नाम माल्या वाले केस में भी आपने कई बार सुना हो, जब माल्या नीरव मोदी वाला केस आया था तब भी बैल इन मिला था। अगला, rescuing of the financial institutions by taxpayers money, that is also correct. Third, rescuing of financial institutions by depositor and creditor, third one is not correct. C जो है वो इसका are the correct, oh sorry my mistake, which of the statement are the correct regarding the bail in, इसका सेकेंड वाला हो जाएगा। फर्स्ट दोनों जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगे। कौन सा आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेस्क्यूइंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय इट्स डिपॉजिटर एंड क्रेडिटर, बोथ द फर्स्ट बोथ आर द इनकरेक्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following statement are true regarding the corrective action PCA framework for bank? बैंकों के लिए त्वरित सुरक्षात्मक कार्रवाई के ढांचे में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहले वाला इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, इट इज अ सुपरवाइजरी टूल ऑफ आरबीआई फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन, करेक्ट। It applies once financial institutions reach certain threshold level regarding capital, asset quality and leverage. ये वाला statement भी correct. So both the statement are correct. So correct option जो आएगा वो आएगा for question number 11. C is the correct option. Now the next question, question number 12. Which of the following actions RBI can take once it declares a particular bank under prompt corrective action? आरबीआई किसी विशेष बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत घोषित करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकता है। पहला, प्रोहिबिटिंग लेंडिंग, यस इट कैन, अगर कोई भी ऐसी कैटेगरी में आता है तो उसका प्रोहिबिट कर सकता है। इंक्रीज इन प्रोविजनिंग, ये भी है। ब्रिंग द न्यू मैनेजमेंट, ये भी है। बैंक मर्जर, ये भी सारी चीजें कर सकता है। ये चीज हमने अभी यश बैंक वाला जो केस था उस यश बैंक वाले केस में देखा था। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Now the next question, that is question number 13. Consider the following statement regarding the supervisory action framework.
पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज एप्लीकेबल फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, करेक्ट है। इट कैन बी, second statement, it can be initiated in case of serious governance issue. Both statement are correct. C is the correct option for question number 13. Now the next question, that is question number 14. Which of the following statement are true regarding domestic systematically important banks? DSIB घरेलू प्रमाणीगत रूप के महत्वपूर्ण बैंक में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, these are also called as too big to fail. Yes, पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। सेकेंड, दे नीड टू मीट एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। द लिस्ट ऑफ डीएसआईबी शुड बी डिक्लेयर्ड एनुअली बाय आरबीआई, ये भी करेक्ट है। द लिस्ट ऑफ डीएसआईबी डिक्लेयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये गलत है। आरबीआई डिक्लेयर करता है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई रोल नहीं होता। सो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। Now the next question, that is question number 15. Which of the following bank is not for the list of domestically systematically इंपॉर्टेंट बैंक्स? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में नहीं है? सो एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और एसबीआई है। कौन सा बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक नहीं है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. Consider the following statement regarding RBI's Payment Infrastructure Development Fund. RBI के भुगतान अवसंरचना विकास निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द ऑप्शन के लिए। द फंड विल बी मैनेज्ड बाय द आरबीआई। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? करेक्ट है, क्योंकि आरबीआई उसे मैनेज करने वाला है। द फंड विल रिसीव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला इनकरेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल नहीं आएगा। इट विल स्पेसिफिकली प्रमोट पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस बाय रिटेलर्स, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now the next question, that is question number 17. RBI manages its forex reserve as, RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार इस प्रकार करता है। पहला, डिपॉजिट्स विथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, हाँ, इसने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो कहाँ बेजल्स में स्थित है उसके पास डिपॉजिट्स कर रखा है, पहले वाला करेक्ट है। सेकेंड, डिपॉजिट्स विद द फॉरेन कमर्शियल बैंक, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डिपॉजिट विद फॉरेन सेंट्रल बैंक, ये भी करेक्ट है। सो ऑल आर देयर इज करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statement is true regarding line of credit? Line of credit के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला वाला, it is issued one bank to another, नहीं। It is issued mainly in case of international transaction, नहीं। It is a preset amount of the money that a bank has agreed to lend. So C is the correct option for question number 18 about line of credit. जितना हमने बोला है कि भैया इतना अमाउंट दे देंगे, तो वो अमाउंट किस में आएगा? 18 का C. 19. Which of the following statement are true about regarding letter of credit? पहला स्टेटमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। अगर बैंक ने बोला है कि हम देंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया? बैंक गारंटी हो गया। इट इज एन अश्योरेंस दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम, ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि ये तो बैंक ने गारंटी दे दी ना कि भैया हम पैसा देने वाले, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट का थर्ड, इट इज अ लेटर इशूड फ्रॉम अ बैंक दैट बैंक हैज एग्रीड टू लेंड। ठीक है, तो इट इज हाँ, ये वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी इसमें? इट इज अ लेटर इशूड फ्रॉम अ बैंक दैट बैंक हैज एग्रीड टू लेंड, ये वाला नहीं, वो एक अश्योरेंस वाले पैटर्न में आएगा। तो थर्ड इज एक ऑब्लिगेशन रहेगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now the next question, that is question number 20. What it says, which of the following statement are true regarding teaser loan? teaser loan के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इट इज फिक्स्ड कम फ्लोटिंग लोन प्रोडक्ट, डेफिनेटली ये क्या है? समय के साथ जो लोन रेट इंटरेस्ट बढ़ता है वो वाला पार्ट है। सो वन इज करेक्ट। दीज आर शॉर्ट टर्म लोन, नहीं ये बड़े हैं। दीज लोन बाय बैंड बाय, नहीं अभी भी चल रहे हैं। जो होम स्कीम्स वगैरह में जो अलग अलग लोन आते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है? टीजर लोन कहते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21. गर्मी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ. द टर्म प्रोविजनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बैंकिंग क्षेत्र में प्रावधान शब्द जो है, प्रोविजनिंग का शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
So B is the correct. It is an amount of fund that the bank need to set aside when the loan turns NPA. जैसे provisioning कहा जाता है. B is the correct option for question number 21. Now the next question 22. The term securitization refers to which of the following? प्रभूतिभूतिकरण शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? Again the B is the correct option. Pooling and repackaging of financial assets into the marketable securities. तो B जो है वो क्या हो जाएगा? करेंट ऑप्शन हो जाएगा. 23. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अच्छा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो नहीं हुआ है, सो इसमें क्या आएगा? तो कंसीडर कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव मेंटेन इन द form of their own fund to offset any loss that bank incurs in the amount holders fail to repay the dues. पहला वाला स्टेट CR means कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो क्या है? तो वो क्या है? ये वाला कैर डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक नहीं, ये आरबीआई डिसाइड करता है. सेकंड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो. आगे बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. 24 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडिशनल टायर 1 बॉन्ड. अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अंडर बेसल थर्ड नॉर्म. ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. दे आर परपेचुअल इन द नेचर एंड हैव नो मैच्योरिटी पीरियड. सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. दे कैन बी रिटन डाउन इन केस ऑफ बैंक फेलियर, ये भी करेक्ट है. तो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Next, question number 25. Consider the following statement regarding recapitalization of public sector bank through recapitalization of public sector bond बैंक थ्रू रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड. पुनर्जीवीकरण बॉन्ड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुनर्जीवीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अच्छा, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना. इट विल इंक्रीज कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो. ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. गवर्नमेंट विल बोरो मनी फ्रॉम बैंक, ये भी करेक्ट है. गवर्नमेंट विल पुट मनी इनटू बैंक एज क्रेडिटर, नहीं, ये गलत है. इट विल प्रोवाइड सेफ्टी फॉर डिपॉजिटर, ये करेक्ट है. 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following statement are true regarding liberalized remittance scheme LRS? उदारीकरण प्रेषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल ओनली एंड नॉट फॉर कंपनीज. पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये भी करेक्ट है. फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज नॉट परमिटेड इन दिस स्कीम, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now the next question, that is question number 27. Foreign direct investment in India can happen by which of the following way? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है? पहला वाला स्टेटमेंट सब्सिडरी से हो सकता है भाई साहब, ज्वाइंट वेंचर से हो सकता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर से हो सकता है, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपका एफडीआई के सेगमेंट में नहीं आता, वो एफबीआई में, एफपीआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता. फर्स्ट 3. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now the question number 28. Consider the following statement regarding foreign direct investment. FDI अच्छा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. तो क्या कहा जाता है? पहला, FDI इन्वेस्टमेंट कैन मेनली थ्रू द प्राइमरी मार्केट, करेक्ट है. FDI इन्वेस्टमेंट इज अबाउट इक्विटी सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट, FDI इन्वेस्टमेंट कैन हैपन थ्रू convertible debentures. All three are correct. So D is the correct option for question number 28. So now the next, that is question number 29. What 29 says? Consider the following statement regarding foreign portfolio investment. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. FPI is mainly into secondary market. Definitely ये किस में होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, जो आपका शेयर मार्केट जिसे आप कहते हैं. FPI investments may happen through the primary market. Yes, it can be. They can invest both in debt and equity. ये भी correct है. So all three are correct. D is the correct option regarding FPI या foreign portfolio investment. Now the next question number 30. Consider the following statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये उत्तर चुनना है. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? Foreign portfolio investment are more volatile than FDI. डेफिनेटली इन्हें एफपीआई को क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है. मींस ये वॉलेटाइल ज्यादा होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है.
एफडीआई इन्वेस्टर्स कैन इजीली सेल देयर होल्डिंग्स एंड क्विट द मार्केट, नहीं, उनका पूरा के पूरा सेटलमेंट होता है, दे कैन नॉट डू इजीली। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज सेक्टर स्पेसिफिक, ये नहीं होता। एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज जनरल टारगेट फॉर कैपिटल मार्केट, ये भी नहीं। सो ओनली वन इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। Now the next question, that is question number 31. Consider the following statement. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब foreign portfolio investor can maximum invest 10% in Indian company. एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कितना निवेश कर सकता है, दैट इज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एफपीआई के संदर्भ में, है ना, इससे ज्यादा वो निवेश नहीं कर सकता, वरना फिर एफडीआई की श्रेणी में आ जाएगा। When FDI foreign investment is in Indian companies more than 10%, it is in FDI. So both the statement is correct. C is the correct option regarding question number 31. Now the next question, question number 32. Consider the following statement. FDI requires SEBI's approval and license. FDI के बारे में बात कर रहे हैं। FDI requires सेबीज अप्रूवल एंड लाइसेंस, नहीं, एफडीआई के लिए सेबी का प्रपोजल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंडिया में आ सकते हैं। सेकेंड, एफपीआई रिक्वायर्स, हाँ एफपीआई रिक्वायर्ड क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, इसलिए करेक्ट है। एफडीआई एफपीआई बोथ रिक्वायर्स आरबीआई अप्रूवल, नहीं, अप्रूवल नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन उन्हें देना होगी, तो वो एफडीआई के सेंस में है, तो थर्ड वाला इज ओनली सेकंड इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। Now the next question, question number 33. Consider the following statement regarding FDI and FPI. FDI और FPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, FDI get attracted by higher economic growth, करेक्ट है भाई साहब, ठीक है, जहां ग्रोथ होगा वही निवेश होगा। FPI get attracted by higher economic growth and higher interest rate, ये भी करेक्ट है। FPI get attracted by interest rate differential, ये भी करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। Now the next question, question number 34. Which of the following statement are true regarding foreign portfolio investors? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो जो है वो सही है। पहला, they are India's current account deficit, they fund India's current account deficit, करेक्ट है। They help in achieving government's disinvestment target, करेक्ट है। They are liable to pay capital gain tax in India, ये भी करेक्ट है, all three are correct, so D is the correct option for question number 34। Now the next question, that is question number 35. Foreign direct investment in India under government route is approved by which of the following agency and body? भारत में सरकारी मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निम्नलिखित में से कौन सी या किस एजेंसी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कौन करता है? जो भी डिपार्टमेंट है उसका रिस्पेक्टिव जो मिनिस्ट्री है उसी का ये काम है, रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, सो डी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन for the question number 35. Now the next question, that is question number 36. Consider the following statement regarding masala bond. मसाला बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो पहला, थ्रू मसाला बॉन्ड कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी, करेक्ट है। रीपेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसी, ये भी करेक्ट है। बाय इशुएंस ऑफ मसाला बॉन्ड द एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। Now the next question, question number 37. Which of the following measure will help in preventing rupee depreciation? निम्नलिखित में से कौन सा उपाय रुपए के मूल्यह्रास को रोकने में मदद करेगा? अब की बार जिस तरह से मूल्यह्रास हो रहा है, अभी भी रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या मदद कर जाएगा? पहला, ईजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन ईसीबी, ठीक है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है उसको रोक दे। उसको रोकने से ये होगा, भारत में फॉरेन करेंसी डॉलर का फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ेगी इसका एप्रिसिएशन होगा, और अगर उसी कंडीशन में रुपये का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन होगा। मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है डॉलर की, और उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे ईसीबी से। इजिंग रेस्ट्रिक्शंस और रेजिंग फंड थ्रू मसाला बॉन्ड, क्यों भी ये भी डॉलर का इनफ्लो बढ़ाएगा। रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट और नॉन एसेंशियल कमोडिटीज, क्योंकि ये डॉलर का जो आउटगोइंग है उसको बंद कर देगा। और रेस्ट्रिक्शन एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, क्योंकि ये आते हैं और चले जाते हैं, तो ये क्या है, ये भारत के लिए बड़ा क्या दुखदाई वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा, तो ये वाला इन्वेस्टमेंट क्या है, ये दिक्कत है। तो इसमें अगर ये जरूरी हो जाएगा, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या क्या करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37।
Now the next question, that is question number 38. Consider the following statement regarding gift SEZ. गिफ्ट SEZ जो कहां पर सिचुएटेड, अभी आपने नाम सुना होगा, ये सिचुएट जो गुजरात में अहमदाबाद में 3 बिल्डिंग्स बनाई गई है जिसे गिफ्ट सेंटर के नाम से जाना गया है ना. सो गिफ्ट SEZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ऑल ट्रांजैक्शंस आर इन फॉरेन करेंसी. यस, ओनली करेक्ट है. इट इज ओनली प्लेस इन इंडिया डिजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सर्विस. ये भी करेक्ट है. It provides financial services to the resident and non-residents both. That is, the third one is also correct. So all are the correct for the question number 38. D is the correct option. Now the next question, question number 39. Consider the following statement regarding masala bond. masala bond के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला statement, it may be listed in India, correct है. It is part of India's external debt, ये भी correct है. masala bond helped in financial India's current account deficit financing. That is, all three are correct. D is the correct option again for the question number 39. Now the next question, that is question number 40. Recently the term fully accessible route was in news related to which of the following. हाल ही में पूर्णतः सुलभ मार्ग शब्द चर्चा में रहा. ये किससे संदर्भित है? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एनआरआईज. जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है उनके ऊपर से हमने रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया है. सो इट वाज न्यूज फॉर दैट. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. द टर्म फैंटम कैपिटल was is related to which of the following. Phantom capital शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? So it is directly investment, FDI. ठीक है, किससे संबंधित है? Foreign direct investment. D is the correct option. Now 42. Consider the following statement regarding strategic disinvestment of PSU. सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला स्टेटमेंट, विनिवेश क्या कहा जाता है? ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट तब कहा जाएगा जब अप टू 50% वाला जो हम शेयर है वो क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे होते हैं. तो गवर्नमेंट सेल अप टू 50% ऑफ हायर परसेंटेज शेयर ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर. फर्स्ट वन इज करेक्ट. मैनेज एंड कंट्रोल must be transferred to the strategic partner. Second one is also correct. So C is the correct option for question number 42. ठीक है, विनिवेश से रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं. Now the next question 43. Which of the following ministries department identify PSU for strategic disinvestment? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय विभाग रणनीतिक विनिवेश के लिए सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करता है? तो ये काम कौन करता है? तो भारत में मींस ऐसे PSU जिनको बेच देना चाहिए उनमें जो कम परफॉर्म कर रहे थे, ये डिजाइन काम कौन करता है? तो एक तो पहला वाला है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक असेट मैनेजमेंट, DPIM, और दूसरा नीति आयोग. ये दोनों मिलके क्या कर रहे होते हैं? ये दोनों मिलके ये काम कर रहे होते हैं. So C is the correct option for question number 43. Question number 44. Which of the following are objective of strategic disinvestment policy of government of India announced recently? हाल ही में घोषित भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश नीति के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट है. क्रिएटिंग न्यू स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, ये भी करेक्ट है. Post disinvestment PSUs will be able to create major job, contribute to economic growth through private capital technology. All are correct. So D is the correct option for question number 44. Now the next question, that is question number 45. Which of the following statement are true regarding alternative mechanism? वैकल्पिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इट इज एन इंटरमिनिस्ट्रियल बॉडी टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. A is the correct option for question number 45. 46. Which of the following will be included in balance of payment of India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भुगतान संतुलन में शामिल होगा? पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जाता है फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, ये क्या होगा? BOP का हिस्सा है. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया फ्रॉम हिज एनआरआई सन, ये दोनों स्टेट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. क्योंकि जो भारत के लोग कमाकर हिस्सा भेज रहे हैं वो भी आएगा, और अगर भारत के लोगों के बेटे वगैरह बाहर से कुछ आपका गिफ्ट भेज रहे हैं वो भी कर, तो दोनों के दोनों आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा हो जाएगा. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. 47. Which of the following constitute capital account in balance of payment? निम्नलिखित में से कौन सा BOP में पूंजी खाता बनाता है? पहला, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यस, ये आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है.
एनआरआई डिपॉजिट्स ये भी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज बाय फॉरेन इन्वेस्टर ये भी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, और सिक्योरिटी परचेज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये सबके सब आपका कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47. करंट अकाउंट में क्या आता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना कि क्या क्या हिस्सा करंट उसमें आता है. नेक्स्ट 48. Consider the following statement regarding Global Depository Receipt. से GDR Global Depository Receipt के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. ये क्या है? So it is a form of equity investment in listed Indian companies. ठीक है, A is the correct option for government of question number 48. Now the next question, that is question number 49. Which of the following are part of capital account transactions? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते में लेन देन का हिस्सा है? पहला मसाला बॉन्ड्स, यस इट इज. परचेस ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट ये नहीं होगा, ये करंट अकाउंट का है. एनआरआई डिपॉजिट्स ये है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. 50. Which of the following statement are part of transfer payment in balance of payment? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भुगतान संतुलन में स्थानांतरण भुगतान का हिस्सा है? तो पहला the gift sent by NRI to his friend in India, A is correct. Money sent by Indian employee to his family in India who's gone abroad temporarily, ये नहीं होगा. सेकेंड जो है वो करेक्ट नहीं है, तो खाली कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो A is the correct option for question number 50. Now next question number 51. Arrange the countries in the decreasing order remittance received in last year. That is क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, ये PYQ वाले पार्ट से लिया गया है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए आएगा. अब आप इसको नया कैसे बना सकते हो? सो अभी के समय इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का वो है. अब आप ये बताइएगा 2023-24 में इस लिस्ट का क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या लिस्ट इसकी बनने वाली है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52. The current account deficit in balance of payment can be financed through. ठीक है, भुगतान संतुलन जो है भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटे को किसके माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है? पहला नेट कैपिटल इनफ्लो, यस इससे किया जा सकता है. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजैक्शन इससे भी किया जा सकता है. तो बोथ आर देयर. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52. Now the next question, that is question number 53. Consider the following statement regarding currency swap agreement between two companies. दो कंपनियों के बीच में मुद्रा स्वैप समझौतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, it is used to obtain foreign currency loan in cheaper interest rate. पहला वाला करेक्ट है. It removes the exchange rate risk, ये भी करेक्ट है. So both are correct. C is the correct option for question number 53. Now the question number 54. पहला, consider the following statement regarding currency swap agreement between the two countries. The countries can exchange their own currencies on the third currency. Correct है. It is open-ended credit line from one country to another fixed exchange rate. Both are the correct for the countries also. C is the correct option for question number 54. Now the next question, question number 56. What it says? Consider the following statement regarding the recent amalgamation of Punjab Maharashtra Cooperative Bank Limited with the Unity Small Finance Bank Limited. ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है? तो आरबीआई एक्ट अलाउ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अलाउ आरबीआई टू प्रिपेयर अ स्कीम इन अमेगुलेशन रिकंस्ट्रक्शन बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट. फर्स्ट, थर्ड is correct, and fourth, PMC was a multi-state scheduled primarily cooperative bank. Both are the correct. So D is the correct option for question number 55. Now the next question, that is question number 56. What it says, consider the following statement regarding Reserve Bank of India Act 1934. पहला, as per the RBI Act, RBI is in public interest can separate in management of non-banking financial company. पहला वाला statement correct है. The central bank can supersede the central board of RBI under RBI Act 1934. Both the statement are correct. So C is the correct option for question number 56. Now the next question, that is question number 57. That is consider the following statement regarding resolution of state asset. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? RBI can issue direction to the banking companies for resolution of state asset. पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. Second, RBI can direct banking companies to move through IBC 2016 for state asset and upon authorization of Government of India. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है.
लेंडर्स रिक्वायर आरबीआई ऑथराइजेशन फॉर द रिजोल्यूशन, नहीं ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, आरबीआई का ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 57. Now the next question 58, which of the following statement are true regarding the insolvency and bankruptcy code 2016? दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? A committee of creditor consists of only financial creditor, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑपरेशन नहीं, ये वाला इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 59. Which of the following statement are true regarding the insolvency and bankruptcy code 2016? The resolution should be approved by NCTL, ये वाला करेक्ट है. सेकंड, in case proceed must complete, नहीं ये वाला incorrect है, only one is correct. A is the correct option for question number 59. Question number 60. Consider the following regarding insolvency and bankruptcy code IBC 2016. दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, IBC is applicable on financial service provider like NBFCs. Yes. Central government has the authority to decide which type of financial service provider will be included for resolution under IBC. ये भी correct है. IBC has not been made applicable for insolvency of bank. All three are correct. D is the correct option for question number 60. Now the next question, question number 61. Consider the following statement regarding resolution of financial service provider under IBC 2016. IBC 2016 के तहत वित्तीय सेवा प्रदाताओं के समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसल्टेशन विद appropriate regulator will be decide upon that category. पहला वाला करेक्ट है. To initiate resolution of EPSP under IBC, ये वाला भी करेक्ट है. Both the statement are correct, so 1 and 2 are correct for question number 61. Now the next question, that is question number 62. Who cannot bid for the companies put up under for sale न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? नए दिवालिया और दिवालियापन में कौन काम नहीं कर सकता है? पहला, अ वेलफुल डिफॉल्टर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. प्रमोटर ऑफ द कंपनी वो कर सकता है. तो पहला ए, वन इज करेक्ट, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 62. 63. Which of the following statement are true regarding SARFSEI Act 2002? ये अध्ययन में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? इट इज एप्लीकेबल फॉर बैंक एंड एनबीएफसी बोथ, और दूसरा इट अलाउज सेलिंग इन सिक्योरिटी इन केसेस ऑफ सिक्योर्ड लेंडिंग. सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63. SARFAESI कोड जो है लॉ है 2002 में बैंकिंग रेगुलेशन के लिए पास किया गया. इसका जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप जो भी लोग इस चीज को सॉल्व करें. नेक्स्ट 64. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली क्रिएटेड बेड बैंक. हाल ही में शुरू हुआ बेड बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. इट विल हेल्प इन रिजोल्यूशन ऑफ बैड असेट फॉर ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक, नहीं ये सबके लिए है. द बैड बैंक विल परचेज बैड असेट फ्रॉम द बैंक इन कैश, कैश में परचेज नहीं किया जाएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग गारंटी ऑन द सिक्योरिटी इशूड बाय द बैड बैंक, ये वाला करेक्ट है. सो सी इज द ओनली थिंग विच इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 64. Now the next question, that is question number 65. Consider the following statement regarding pre-peg scheme under IBC 2016. IBC 2016 के तहत प्री-पेग योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? It is applicable for the defaults by MSME on the less than 1 crore, करेक्ट है. The management will remain with the promoter of the distressed firm, ये भी करेक्ट है. Only debtors can initiate pre-peg insolvency resolution, ये भी करेक्ट है. All three are correct. D is the correct option for question number 65. Now the next question, that is question number 66. Liquidity coverage ratio is defined as the ratio to. तरलता कवरेज अनुपात को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है. पहला, high quality liquid asset to net cash amount over 30-day period. C is the correct option for question number 66. 67. Which of the following will be impact of rupee depreciation? रुपए के मूल्यह्रास का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? पहला, एक्सपोर्ट्स विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव. अगर रुपया गिरेगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा बाजार में. सेकेंड, एक्सपोर्टर विल फेच मोर डॉलर, नहीं. डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड एंड सर्विस विल इंक्रीज, ये भी संभावनाएं बनती है. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 67.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, भारत में क्रिप्टो मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. They are treated as virtual digital asset rather than a legal currency, correct है. Income from transfer of this cryptocurrency taxed at the rate of 30%, ये भी correct है. Levy of tax of cryptos does not legalize crypto trade, ये भी correct. All the three are correct. D is the correct option for question number 68. Now the next question, that is question number 69. Consider the following statement regarding central bank digital currency. Central bank digital currency के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा सही है बताना. इट विल बी फेड करेंसी एंड लीगल टेंडर एंड विल नॉट हैव इंस्टिंक्ट वैल्यू, करेक्ट है. इट विल एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म, ये भी करेक्ट है. CBDCs held the people will reflect as a liability on the RBI balance sheet rather than bank, ये भी करेक्ट है. It could lead to the instantaneous payment without any processing delays, ये भी करेक्ट है. All four are correct. D is the correct option for question number 69. Now the next question 70, consider the following statement regarding e-rupee. e-rupee के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला स्टेटमेंट, इट इज अ डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसी. नहीं, ई रूपी डिजिटल करेंसी नहीं है, वो क्रिप्टो के फॉर्मेट में क्या है जानी जाती है. अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना. इट इज विल बी इशूड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं ये भी नहीं. इट इज SMS विल बी सेंड टू द बेनिफिशियरी, करेक्ट है. इट कैन बी इशूड specific person can be remitted certain specific center, ये भी करेक्ट है. और इट कैन बी evaluate, ये भी करेक्ट है. ये वाला इनकरेक्ट है. सो B is the correct option for question number 70 about e-rupee. 71, consider the following statement regarding non-fungible tokens, NFTs. non-fungible token के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, they are the unique cryptographic asset. फर्स्ट वन जो है A वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. Second, they are basically kind of cryptocurrency, nahi. NBFT can be issued represent a real world item like digital network and music. First and third is correct. D is the correct option for question number 71. Now the next question, question number 72. That a reduction in the repo rate by RBI may not be transmitted into the legal lending rate in the economy because of bank cost fund remaining high, correct. Second statement, government offering higher interest rate on its saving, correct. Liquidity crunch in the economy, all are correct. D is the correct option for question number 72. 73, the term on lending model was recently in news in related to which of the following. Loan given to the NBFC out of the bank borrowing priority sector will be considered as priority lending. A is the correct option for question number 73. 74, which of the following statement are true regarding the co-lending by bank and NBFC for lending the priority sector. क्या रहेगा तो first, the bank can claim the total amount of the loan, नहीं, गलत है. Second statement क्या कहता है, the bank or NBFC have the keep the same price for their part, ये भी incorrect है. It is the model can be leveraged, ये भी incorrect. Or none of the above is correct. So C is the correct option for question number 74. Now the next question 75, which of the following sector have recently been added to the priority sector lending. निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अभी प्रायोरिटी सेक्टर में जोड़ा गया है. इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप, ये करेक्ट है. सेटिंग ऑफ द कंप्रेस्ड बायोगैस, ये भी. स्टार्टअप, ये भी. तीनों के तीनों चीजें. डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 75. Next 76, consider which of the following statement are true regarding the priority sector lending. पहला, RRBs are small finance bank are required to give 75% to the priority sector, correct. RBI assign higher weightage to the priority sector lending given to the district where the per capita income is low. ये दोनों statement correct है. C is the correct option for question number 76. Next 77, which of the following will deter investment in the economy. निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में निवेश को रोकेगा. पहला, high rate of real interest, high real interest rate. A is the correct option. High capacity utilization नहीं करेगा. A is the only correct. A is the correct option for question number 77. Now the next 78, consider the following statement in the market determined exchange rate system. बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, imposing tariff may not help in improving trade balance. Exchange rate moves to the other side tariff, correct. The exchange rate depends on the demand and supply of the two countries. Both the statement are correct. C is the correct option for question number 78. Now the next question, question number 79. Consider the following statement regarding rupee dollar rate in foreign exchange market. पहला,
इन्फ्लेशन इज डोमेस्टिक इकोनॉमी विल लेड टू द रिपीट डेप्रिशिएशन, करेक्ट है। सेकेंड, रुपी डेप्रिशिएशन विल लीड टू इन्फ्लेट इन डोमेस्टिक गुड एंड इकोनॉमी, ये वाला इनकरेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following statement activities will increase liquidity in the economy? कौन सा है जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगा? एडवांस टैक्स पेमेंट से पैसा सरकार के पास चला जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट से मार्केट में आएगा, फ्रंट लोडिंग से इससे भी आएगा, और रिकैपिटलाइजेशन से, तीनों चीजें से आएगा। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, the problem of international liquidity in related to which the non-availability of dollar and other hard currency. C is the correct option for question number 81. Now the next question 82, surplus liquidity in the economy may result into which of the following? Select the correct answer given below. क्या होगा? Reduction in cost of capital, क्या होगा आपका? पहला reduction हो जाएगा, second depreciation of currency, softening of bond yield, all three are correct. D is the correct option for question number 82. Next 83, consider the following statement. If interest rate goes up, bond yield goes up, correct है? Bond yield can change even if interest rate does not change, all second are correct. So C is the correct, दोनों statement correct, so C is the correct option for question number 83. 84, if there is a surge in the bond yield in the domestic economy, then क्या होने वाला है? Bond will gain, नहीं, it will attract FTI debt, नहीं, ये वाला हुआ। FTI क्या करेगा? वो उसको रिजल्ट कर लेगा, तो ए सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, इट विल पॉजिटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, नहीं, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, तो ओनली सेकेंड इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 84। Now next 85, microfinance is the provision of financial service to the people of low income group. This include both consumer and self-employed service render under microfinance is are, ठीक है, क्या होगा? तो पहला क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगा, सेविंग फैसिलिटी मिलेगा, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर, सारी चीजें। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85। 86, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंस लोन। पहला, इट शुड बी कोलेटरल फ्री लोन, करेक्ट है। इंटरेस्ट रेट रेगुलेटेड बाय आरबीआई, नहीं, आरबीआई रेगुलेट नहीं करेगा। दिस लोन अवेल्ड हाउसहोल्ड टू एनुअल इनकम ऑफ 3 लाख, ये दो, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86। 87, which of the following type of institution provides maximum microfinance credit? कौन देता है? तो सबसे ज्यादा देता है बैंक। A is the correct option for question number 87. Next 88, consider the following statement. Debt overhang refers to the debt burden so large that an entity cannot take an additional debt to the finance for future project, correct है? Debt trap is a situation in which become difficult to impossible to repay the loan debt, ये भी correct, first and second is correct। C is the correct option for 88। 89, which of the following can be considered as a case of financial repression? क्या होगा? पहला, बैंक requiring the maintaining statutory liquidity ratio, correct। cap ऑन बैंक इंटरेस्ट रेट, ये भी करेक्ट है। इंश्योरेंस ऑफ नॉन मार्केटेबल डेब्ट, ये भी करेक्ट। रेगुलेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर कैपिटल मूवमेंट, ऑल फोर आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89। 90, in the recent time the Indian companies have aggressively pursued deleveraging the with which refers to, so deleveraging का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है reducing the debt by selling asset to the companies। B is the correct option for question number 90। so they are becoming debt free क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्किट ब्रेकर अप्लाइज देन व्हेन द स्टॉक ऑफ द इंडाइसेस मूव टू द मस्ट टू द अदर डायरेक्शन, करेक्ट। सर्किट ब्रेकर व्हेन ट्रिगर्ड मे ब्रिंग अबाउट अ कोऑर्डिनेटेड trading halt in all equity, though both are statement are correct, so C is the correct option for question number 91। now the next question, question number 92, the term transfer pricing was recently in the news, it is related to which of the following? हाल ही में ट्रांसफर प्राइसिंग शब्द की चर्चा है, वो किससे संबंधित है? the price at which goods are transferred within the group companies, so B is the correct option for question number 92। 93, consider the following statement regarding एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टैक्स अथॉरिटी एंड टैक्स पेयर, करेक्ट है। इट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू गवर्नमेंट, नहीं।
इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ डिस्कवर द प्राइसिंग मेथोडोलॉजी बिटवीन द रिलेटेड कंपनी ट्रांजेक्शन, ये भी करेक्ट है. इट हेल्प्स मेकिंग कंट्री एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी करेक्ट. सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93. Next question, that is question number 94. Consider the following statement regarding financial stability report. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. रिलीज बाय अथॉरिटी डिपार्टमेंट नहीं, रिलीज बाय बायएनुअली बाय आरबीआई. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 94. 95. Consider the following statement regarding National Financial Reporting Authority. It has been established under Companies Act 2013. Correct है. It recommend accounting and auditing policy and standard to the central government of adoption companies, ये भी correct है. It has the power to enforce compliance with accounting and auditing standard, ये भी correct है. All three are correct. D is the correct option for question number 95. Now the next question, that is question number 96. What 96 says? Consider the following statement regarding tokenization of card service. Tokenization is mandatory for customer, correct. The merchant will generate the token, ये भी correct. No entry in card transaction. All three are correct. Sorry, ये तीनों correct नहीं, sorry, my mistake. हमें ये correct देखना ना. So D is the correct option for question number 96. तीनों के तीनों क्या है? None of the above is correct for question number 96. Next question, question number 97. What it says? Go digital. Go secure was recently the news related to which of the following? किसका था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था. B is the correct option for question number 97. Next, 98. Consider the following statement regarding development financial institution. ठीक है, इसके संदर्भ में क्या देखना? आंसर की कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. They are providing long-term finance to the relative high-risk project, correct. DFIs are also equity capital, ये भी correct है. Industrial Financial Corporation of India, ये statement भी correct है. All the three are correct. D is the correct option for question number 98. Now the next question 99. Consider the following statement regarding National Bank for Financing Infrastructure Development. कौन सा statement क्या है? Correct है ना? Correct ही पूछा. So it will provide long-term non-resource, करेक्ट है. इट विल सीक अट्रैक्ट प्राइवेट, ये भी करेक्ट. इट इज एस्टैब्लिश्ड, ये ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 99. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. Which among the following sector received the maximum credit for NBFC in last year? किस सेक्टर ने लिया है? तो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट मिला है वो मिला है इंडस्ट्री को. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 100. So with that question, nearly about 88,400 question has been completed. So इतना आप जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लगातार इसके साथ जुड़े रहिए. आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. सो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष, और इसकी पीडीएफ नीचे लिंक में दे रखा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सो थैंक यू वेरी मच.